Hallo, 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 hallo.
चेक कर लो। चेक। ओके। So very good morning to all of you all. Good morning to all my virtual students also. So आज का दिन तो काफ़ी शुभ दिन है। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, सीए इंटर लॉ का पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन की शुरुआत करने वाले हैं। बट यही रिवीजन शुरू करने के पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर त्रिशूल बैच, so that even you have the idea what all I have planned for your coming attempt. Okay. सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि हमारा जो पूरा लॉ का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो इस बैच में सारी चीजें कवर होने वाली है, सारे के सारे 10 चैप्टर्स कंपनीज एक्ट के भी और चारों भी अदर लॉज भी आपके कवर होने वाले हैं। बट नाउ मेजॉरिटी portion is going to be covered through live streaming, and there will be few lectures that you all will have to watch in the recorded mode. Okay, तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी ऑन एंड ऑफ के कौन से लेक्चर्स आपको देख के आने, तो थोड़ा बहुत होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा, है ना। कुछ चीजें हैं जहां पे मैं आपको राह बता दूंगी, बाकी चलना आपको खुद रहेगा, ठीक है। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा ये बैच। 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, साथ में देखो हमारा पैटर्न जो रहेगा इस बैच का वो कैसा रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आज हमने कंपनीज एक्ट की शुरुआत की, हमारा आज कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 1 हो गया, कल हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया। जैसे ही 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, सपोज हमारा चैप्टर 1 एंड 2 हो गया, हम लोग क्या करेंगे, तीसरे दिन नए टॉपिक की शुरुआत करने के पहले देयर विल बी अ टेस्ट दैट आई विल कंडक्ट। ओके, और ये टेस्ट लाइव होने वाला है। तो जो भी है फेस टू फेस किड्स एज वेल एज ऑल दोज किड्स हु आर वाचिंग मी वर्चुअली, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक साथ एक समय पे एक एप्लीकेशन है कहूट, उस पे ये पर्टिकुलर टेस्ट होने वाला है। तो रियल टाइम आपको रिजल्ट नजर आएगा, क्वेश्चंस मैं दूंगी, आंसर्स आपको देने होंगे। सपोज अगर टेस्ट 15 मार्क का है तो आपको कितना मार्क्स मिला है, कि आपको 15 में से 15 मिले, 15 में से 10 मिले, 15 में से 5 ही मिले हैं, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा है और कितना ज़्यादा प्रिपेयर करना है, या क्या ये टॉपिक ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है तो आई रादर फोकस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये बैच के बाद आपके माइंड में ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ये वो टॉपिक्स है जो मेरे स्ट्रेंथ है, ये वो टॉपिक्स है जो मेरे वीकनेसेस है। तो आने वाले 3 महीने, क्योंकि देखो आई एम प्लानिंग कि हम लोग जनवरी एंड तक या मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक इस बैच को कंप्लीट कर ले। तो आपके हाथों में अभी भी फेब, मार्च और अप्रैल 3 महीने हैं अभी भी आपके हाथों में। तो एग्जैक्टली इन 3 महीनों में आपको पता होना चाहिए कौन से वो टॉपिक्स है जो आपकी स्ट्रेंथ है और कौन से वो टॉपिक्स है जो आपकी वीकनेसेस है और आपको उनके ऊपर ज्यादा काम करना है। इस बैच के बाद ऑल दीज थिंग्स शुड ऑलरेडी बी आंसर्ड टू। हर दूसरे चैप्टर के बाद हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं टेस्ट। ओके, साथ में जैसे सपोज आज यूनिट नंबर 1 हो गया, कंपनीज एक्ट का हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिलिमिनरी, जिसमें सब इंट्रोडक्शन है, ओके, एप्लीकेबिलिटी और डेफिनेशंस का सेक्शन है, सपोज आज हमारा वो हो गया। आप लोग जानते हो 100 मार्क्स के लॉ के पेपर में से 30 मार्क्स आर एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज की सबसे बड़ी और फायदे की बात जो है वो ये है कि हम नेगेटिव मार्क, तो जितना इंपॉर्टेंस हम थ्योरी के पार्ट को देते हैं, ओके, हमें इक्विवेलेंटली एमसीक्यूज को भी देना होगा।
कॉन्सेप्चुअल रिवीजन से सारी बातें आपकी रिवाइज हो जाएगी। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास में मेरे साथ एक बार लॉ पढ़ लिया है, मैं अज्यूम करती हूँ थोड़ा बहुत आपने रिवीजन भी किया होगा ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे हमारा रिवीजन लर्निंग तो ऑलरेडी हो चुका है, हम अज्यूम कर रहे हैं। बट अब एमसीक्यूज एक ऐसी चीज होती है ना जहाँ पे कोई एक छोटे कोने पे भी इंस्टीट्यूट जो है 1 मार्क का या 2 मार्क का एमसीक्यू पूछ सकता है, और 30 मार्क के एमसीक्यूज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे बच्चा या तो फेल हो सकता है या तो पास हो सकता है। तो वो एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, अपनी ग्रिप होल्ड करना चाहते हैं। एंड दैट इज वाई जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया ना, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। कैसे एमसीक्यूज, मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक में सिंपल एमसीक्यूज तो किए हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दो सिंपल एमसीक्यूज। हम लोग कैसे एमसीक्यूज करेंगे, मैं आपको एक हल्की सी झलक बताना चाहती हूँ। जो यूजुअली केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं ना, वैसे एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ में कराऊंगी इन द क्लास ओनली। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो ये कुछ मैंने नोट्स त्रिशूल बैच के लिए प्रिपेयर किया है। देखो जैसे ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो ये एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ वन लाइनर एमसीक्यू, दिस इज अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, यू विल ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई योर माइंड। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने कौन सा सेक्शन अप्लाई किया है और ये 4 में से कौन सा सही जवाब होना चाहिए और कौन सा सही जवाब होगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ओवर एंड अबव दैट, हर 2 चैप्टर के बाद जो कहूट के टेस्ट हो गए वो तो अलग हो गए, उससे आपको लाइव स्कोर भी नजर आएगा। क्योंकि देखो आप लोग जानते हो ये जो कंपटीशन है नॉट बिटवीन ओनली हमारे क्लास के बच्चे या पुणे के बच्चे या महाराष्ट्र के बच्चे, दिस इज एन ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अब वो समय आ चुका है जहां पे यू शुड ऑल्सो एक्चुअली फील द हीट ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि इस प्रेशर में जो पढ़ाई होती है उसका कोई मैच नहीं होता। साल भर आप लोगों ने जैसे भी आपकी क्लासेस की होगी, होमवर्क किया होगा नहीं किया होगा, पढ़ाई की होगी नहीं की होगी, वो एक तरफ है। अब आने वाले 3.25 महीनों का जो प्रेपरेशन है वो ऑल टुगेदर एक दूसरी जर्नी है जिसको हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अलोंग विद दैट, इसी त्रिशूल बैच में मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि लॉ के पेपर के लिए स्पेशली आपको आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। हाउ आर यू सपोज टू राइट डाउन द आंसर्स फॉर द पेपर ऑफ लॉ। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक लिमिट्स चार्ट भी देने वाली हूं, और इसी लिमिट्स चार्ट में अगर आप देखते हो पूरे 148 सेक्शंस जो है कंपनीज एक्ट के, ये सारे 148 सेक्शन में जो भी लिमिट्स अगर है तो वो लिमिट्स जो है उसके बारे में मैंने एक स्पेसिफिक चार्ट जो है वो बनाया हुआ है। तो अगर आप देखते हो ये चैप्टर नंबर 3 का लिमिट्स चार्ट है, तो सेक्शन 25 ये बताता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में, आपको उसको फाइल करना होता है, कब उसको प्रोस्पेक्टस डीम किया जाएगा, तो वो 6 महीने की लिमिट है। फिर अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 39 वो यही कहता है, अलॉटमेंट से रिलेटेड बातें कहता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, नहीं आया तो फिर आप रिफंड करते हो, रिफंड करोगे तो कितने दिनों में करोगे, नहीं किया तो फिर कौन कितने अमाउंट के लिए लायबल होता है, कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सेक्शन नंबर 42 टॉक्स अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कितनी सारी लिमिट्स है। आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर देते हो, कितने दिनों में अलॉटमेंट होना चाहिए, अलॉटमेंट अगर कोई कारण से नहीं हुआ तो कितने दिनों में रिफंड होगा, अगर रिफंड नहीं हुआ तो डायरेक्टर्स क्या लायबल होंगे, अगर लायबल होंगे क्या उनकी लायबिलिटी पर्सनल होगी, अगर इंटरेस्ट लगेगा कितना % इंटरेस्ट वो देंगे। ये सारी चीजें जो है 148 कंप्लीट सेक्शंस के जो भी लिमिट्स है वो मैंने इस चार्ट में दिए हैं। ये सारे नोट्स जो है अगर आप देखोगे इस त्रिशूल बैच के लिए मैंने स्पेशली ये सारी चीजें प्रिपेयर की है। ये देखो, ये लॉ का आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड बातें हैं, एमसीक्यूज है फॉर कंपनीज एक्ट एज वेल एज अदर लॉज। साथ साथ में और एक चीज मैंने जो प्रिपेयर की है दैट इज द लिमिट्स चार्ट। ये सारे नोट्स की सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ, सो नॉट टुडे बट मे बी टुमारो आप लोगों को तो मैं फिजिकल कॉपीज दे दूंगी। और जो वर्चुअल स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं अराउंड 530 स्टूडेंट्स, tomorrow when we will be meeting
that time I will be pinning this particular soft copy of the notes in the chat only. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग जानते हो हमारा एसपीसी का टेलीग्राम चैनल है स्वप्निल पटनी क्लासेस, वहां पे भी मैं नोट्स शेयर कर लूंगी, द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज नोट्स. तो फिर आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा टू कोरिलेट विथ वॉट एवर थिंग्स आई एम डिस्कसिंग इन क्लास. जो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 एमसीक्यूज. तो ये पूरे त्रिशूल बैच में हमारे 100 के आसपास एमसीक्यूज क्लास में हो गए. उसके अलावा हर 2 चैप्टर्स के बाद जो टेस्ट होगा उसमें जो आपके एमसीक्यूज हो गए वो अलग कवर हो गए. तो हमें कोई भी हालत में ये 30 मार्क को कॉम्प्रोमाइज, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं क्लास में कराओगे. अनफॉर्चुनेटली पेपर आपने खुद लिखना है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो प्रैक्टिस जो है मैं जरूर करवाने की कोशिश करूंगी. मे बी जब मार्च में आईसीआई की आरटीपी इशू होती है तब हम वापस से 2-3 दिनों के लिए मिलेंगे. ओके, मार्च में, एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑन यूट्यूब. तो अगर आप घर भी जा रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, इट इज ओके, यू कैन वॉच द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. तो मार्च में ना 3 दिन के लिए मैंने क्या प्लान करके रखा है मैं आपको बताती हूँ. इस बार आरटीपी का सिर्फ डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन के साथ साथ पूरी आरटीपी की राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी. राइटिंग प्रैक्टिस, एक एक सवाल जो भी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में पूछा है वो सारे सवालों का डिस्कशन अलॉन्ग विथ राइटिंग प्रैक्टिस. तो मैं आपको डिक्टेट भी कराऊंगी और मैं बताऊंगी इंस्टीट्यूट कैसे एक्सपेक्ट करता है कि एज अ स्टूडेंट आपने उसको जवाब देना है. तो जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, इवन यू विल गेट अ अपर हैंड ऑन दैट 70 मार्क्स ऑफ योर पेपर, क्योंकि वो 70 मार्क्स सब्जेक्टिव है और 30 मार्क्स जो एमसीक्यूज है वो ऑब्जेक्टिव है. तो ये त्रिशूल बैच में तो हमारा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो जाएगा 100% सिलेबस का. एमसीक्यू की 100 एमसीक्यूज तो हमारे क्लास में ही होने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट 15 मार्क्स के टेस्ट हो गए आफ्टर एवरी 2 चैप्टर्स. तो बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व होने वाले हैं. और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग आरटीपी करेंगे जो इशू होगी आपके अटेम्प्ट की स्पेशली. तो मई 23 के अटेम्प्ट के लिए जो इंस्टीट्यूट आरटीपी इशू करेगा उसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और डिस्कशन के साथ साथ हम लोग राइटिंग भी करेंगे. तो मे बी मुझे लगता है 3 दिन तो लगेंगे, 1.5 घंटा अगर आप दोगे, क्योंकि आरटीपी में सिर्फ 100 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते, ज़्यादा होते हैं. हर चैप्टर का एक एक 2 सवाल इंस्टीट्यूट पूछता है. तो एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड. तो ऑब्वियस सी बात है अगर इतने सारे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस है तो 3 घंटे में नहीं होगा. मे बी इट कैन टेक 5 आवर्स और 6 आवर्स ऑल्सो. आई डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट ने कितने क्वेश्चंस आपके आरटीपी के लिए डाले हुए हैं. तो उसके हिसाब से हमें 2 दिन या 3 दिन, हम लोग अभी फाइनल नहीं करेंगे, जितना समय लगेगा लगेगा. 3 तो 3, 4 दिन तो 4 दिन हम देंगे. बट दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज गोइंग टू इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर एंड फॉर योर अटेम्प्ट ऑल्सो. तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे. अभी तो आरटीपी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने अभी रिविजन करवा दिया है ताकि एक रिविजन आपका हो जाए और फिर घर पे आप अच्छे से खुद अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पढ़ लो. बिकॉज एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट चाइल्ड. हो सकता है इसको अदर लॉ स्ट्रांग है और इसको कंपनीज एक्ट स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मैं 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करा दूंगी. बट घर पे जाके तो इसको अपनी वीकनेसेस को स्ट्रांग बनाना है और इसको अपनी वीकनेसेस को स्ट्रांग बनाना है. उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज स्टडीज करोगे, जिसके बाद हमारा आरटीपी क्वेश्चन होगा. तो रिजल्ट भी आएगा, उसका आउटकम भी रहेगा, मतलब भी रहेगा. नहीं तो सिर्फ लिखाने के लिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख रहे हो, देयर इज नो सेंस. दिस इज नॉट एन हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट क्लास. वॉट आवर गोल इज फाइनली कि अगर क्वेश्चन आया है, हम लोगों को याद भी आना चाहिए कि कौन से एक्ट का कौन से प्रोविजन का सेक्शन है, हमें अप्लाई करते भी आना चाहिए. और वहीं नहीं है, हमें वो एक्सप्रेस करते भी आना चाहिए विद द एग्जामिनर दैट यस हमने सीखा भी है, समझा भी है, लर्न भी किया है, और हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं आपको कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, अभी आप ट्रिब्यूनल के पास इतने दिनों में जा सकते हो. तो ये सारी चीजों का जो प्रिपरेशन है, ओके, हैज टू बी डन टू गेट अ गुड रिजल्ट एग्जामिनेशन. अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट हुआ था नवंबर का, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि AIR 1 जो है, दीक्षा गोयल, ओके, शी वॉज माई स्टूडेंट. तो हमने उसको पूछा भी था,
मैं यूट्यूब पे भी वो इंटरव्यू रखा हुआ है, हमने उसको पूछा भी था कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है। वो जर्नी अगर आपने देखी होगी, यू विल रियलाइज कि AIR 1 जो है वो ऐसे ही फ्लूक से नहीं आई है, इत्तेफाक की बात नहीं थी कि उसको रैंक 1 मिल गया। सब कुछ उसने एकदम शिद्दत से प्लान किया था। मतलब बहुत सारे बच्चे का ये सवाल था उससे, दीक्षा से, कि दीक्षा तुमने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर किया। तो अकाउंट्स के पेपर के बाद और लॉ के पेपर का वो जो समय रहता है ना, तब तुमने कैसे प्रिपेयर किया था। तो उसका जो जवाब था बहुत ही बढ़िया जवाब था। वो कहती है कि एक्चुअली वो एक दिन का प्रिपरेशन नहीं है, वो 9 महीनों का प्रिपरेशन है। 9 महीने जिस तरह से मैंने प्लानिंग की थी और पढ़ाई की थी, उस वजह से मैं एक दिन में पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर पाई। So that 1 day preparation is actually not a 1 day preparation. It's a complete 9 or 8 months जितने भी आपको मिले हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, वो प्रेपरेशन है। तो उस लेवल का प्रेपरेशन होना चाहिए, तब यू गेट एन ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, हमारे हाथ में तो अभी 3.25 महीने हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। ओके, तो ये समय को हम अब कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं वो हमारे हाथों में। तो उसी के हिसाब से ये बैच के नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हैं। थोड़ा बहुत समय मैं आप लोगों को दूंगी फॉर योर 1 सेल्फ स्टडी रिविजन, जिसके बाद मैं वापस से आपको मिलूंगी फॉर RTP डिस्कशन एंड राइटिंग। एंड देन अगेन यू विल हैव टू डू 1 रिविजन बाय योर सेल्फ, और जितने टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो उतने टेस्ट आप सॉल्व करो। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि कैसे इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, मेरी क्या कमी हो रही है। राइटिंग खराब है क्या, मुझे सब कुछ लर्न तो किया है, याद भी आ रहा है, बट मैं लिख नहीं पा रहा हूं। क्या आपकी वीकनेस है वो आपको पहले ही समझ, गिविंग दी सीरीज समझ में आया। ऐसे आप अच्छे से आज प्लान करो आपके अटेम्प्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज इफ योर फेल प्लान एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। ऐसा नो गाइस। चलो, तो इसी पॉजिटिव नोट से हम लोग शुरुआत करते हैं। वॉइस ग्लिच चेक, बस क्लास में तो सही है, चेक चेक चेक। चेक, चेक। नाउ क्लियर, अभी ठीक है। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। ओके ना, ओके। तो ये जो रिवीजन होने वाला है, मैंने आपको कहा है कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हम लोग करेंगे। ये रिवीजन मैं अपनी चार्ट बुक से करवा रही हूँ, बट देखो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे क्लासेस नहीं ली है, तो यू ऑल नीड नॉट टेक दिस चार्ट बुक। ओके, आपने जहाँ कहीं से भी क्लासेस की है या मॉड्यूल से पढ़ाई की है, वही मॉड्यूल को आप रिफर करोगे और उन्हीं नोट्स को रिफर करोगे, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब आप नोट्स को स्विच करो। नाउ दिस इज हाई टाइम। अभी पूरे 6 महीने, पिछले 6 महीने जिन नोट से आपने प्रिपेयर किया है, उन्हीं नोट से आपको रिवाइज करना है। अभी आप नए नोट्स यूज करने का या रिफर करने का रिस्क नहीं उठा सकते हो। जो भी नोट से आपने पढ़ाई की है, उन्हीं नोट से आप रिवाइज करने वाले हो, बिकॉज उन्हीं नोट से आप कंफर्टेबल हो। तो वी डोंट वांट टू टेक एनी सच रिस्क राइट नाउ। वो रिस्क टेकिंग टाइम ही नहीं है आपके पास, तो हमें ऐसे कुछ फालतूगिरी करनी नहीं है। जहां से भी आपने पढ़ाई की है, जो नोट से आप कंफर्टेबल हो, वही नोट्स को आप रिफर करोगे फॉर दिस रिविजन। बाकी त्रिशूल बैच के नोट्स तो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए, वो मैं आपको दे दूंगी। कल सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आज शाम तक आपको टेलीग्राम पे इन्हीं नोट्स के बारे में अपडेट दिया जाएगा, सो दैट यू नीड नॉट वरी। बट जहां तक
कॉन्सेप्चुअल रिविजन की बात है, यू ओनली हैव टू रिफर दोज नोट्स फ्रॉम विच यू हैव डन योर फर्स्ट रीडिंग. ओके, मैं अपनी चार्ट बुक ओपन करके रख रही हूँ. आपकी जो भी बुक्स है, अगर आपके पास चार्ट बुक भी नहीं है, आपकी मेन बुक हो सकती है. इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल इज ऑल्सो वेरी गुड. इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल आप प्रेफर कर सकते हो, या कोई भी रेफरेंस बुक्स आपके पास रहेगी तो भी चलेगा, बिकॉज फाइनली लॉ में कंटेंट तो वही है. सेक्शन तो कंपनीज एक्ट के ही है ना, और बाकी के लॉस के, तो उसमें तो कोई चेंज होने नहीं वाला है, तो इट इज ओके. इसमें ऐसे कुछ कॉस्टिंग या अकाउंट्स जैसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चंस है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग नंबर्स है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे तो हमारा थ्योरी पेपर है, सेक्शन तो हमारा वही है, तो उसी तरह से प्रेजेंट किया हुआ है. सिर्फ हो सकता है प्रेजेंटेशन का ढंग अलग होगा. दैट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट एंड द कॉन्सेप्ट. ओके, चलो शुरुआत करते हैं. आ जाइए. Okay, so I am opening my chart book. You can open any book from which you have done your studies. अब देखो, जब मैं रिवाइज करवाती हूं, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मेरे साथ जवाब दो. ठीक है, अगर आपको जवाब देने नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है आधा आधा आ रहा है, आधा आधा नहीं आ रहा है, या आपने जो जवाब दिया है वो गलत है, आप क्या कर सकते हो, उसी सेक्शन को आपके वो टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हो. सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी प्रोविजन की रीडिंग कर रहे हो, आपको भी पता होना चाहिए कि यहां पे मैंने गलती की थी. यू शुड बी मोर कॉशियस ऑन दोज सेक्शंस. तो अब 148 सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस और चारों अदर लॉज का वन टाइम का रीडिंग और वो मार्किंग मेरे साथ ही हो जाना चाहिए, ताकि घर पे जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यू एग्जैक्टली नो यहां पे मैं फिसल गया था, अब यहां पे मुझे ज्यादा कॉशियस होना है, यहाँ पे मेरे को ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है, वर्चुअल स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें आपको भी करनी है. आपकी ईमानदारी आपके साथ है. ठीक है, सो प्लीज बी सिंसियर, बी अलर्ट. एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन एंड योर आईज एंड ईयर्स शुड नाउ बी ओपन एंड लेट्स स्टार्ट. कम ऑन. देखो, हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं विद द कंपनीज एक्ट 2013. हमारा चैप्टर 1 जो है कंपनीज एक्ट का, प्रिलिमिनरी चैप्टर. ओके, इसमें दो ही सेक्शंस हैं. सेक्शन 1 जो है 1, वो बात करता है कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट. एंड सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डेफिनेशंस के बारे में. ठीक है, बट अब कंपनीज एक्ट के सेक्शंस की शुरुआत करने के पहले ये तो समझ ले, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी. तो अब जब हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, डेफिनेशन कहती है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो ये डेफिनेशन से हमें कुछ खास समझ में नहीं आता है कि कंपनी क्या होती है, इसलिए हमने क्लास में क्या किया था, इसी कंपनी के देखे थे कुछ फीचर्स. ओके, क्या आप बता सकते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास. वेरी गुड. अब एक एक करके सारी चीजें मैं कहती हूँ और बाद में आप लोग पूरा मेमोरी टेक्निक अलॉन्ग विद पॉइंटर्स बता देना. सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कंपनीज जो होती है बड़ा ही यूनिक फीचर होता है उसमें. आप क्या कर सकते हो, आपके जो शेयर्स है ट्रांसफर कर सकते हो. पब्लिक कंपनी है ना, तब तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. क्लास में हमने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि फ्लिपकार्ट प्राइवेट कंपनी है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल 50-50%. बट आज अगर आप होल्डिंग देखते हो, सचिन बंसल की तो होल्डिंग ही नहीं है, और बिन्नी बंसल भी हार्डली कुछ शेयर्स 2% के आसपास होल्ड करता है कंपनी में. मतलब क्या उन्होंने भी अपने शेयर्स बेचे थे, बेचे हैं. तो क्या प्राइवेट कंपनी भी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको फॉलो करते हुए उन्हें बेचने होंगे अपने शेयर्स. तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फीचर कंपनी का है
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेकेंड फीचर है दैट देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, ओनर्स होते हैं कंपनी के मेंबर्स, ओके, और मैनेजमेंट होता है इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ओके, बट आर मेंबर्स डोंट हैव एनी राइट्स टू इंटरफियर इन द डे टू डे एक्टिविटीज। ने ओनरशिप को सेपरेट रखा है हमारे मैनेजमेंट से। पी टॉक्स अबाउट परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसका सक्सेशन परपेचुअल होता है। परपेचुअल मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय लॉ। कानून ने उसको बनाया है, कानून ने मतलब कानून ने एक प्रोसीजर बताया और उसी के हिसाब से हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, रजिस्टर करवाया है, ओके। और यही कानून के पास अधिकार होता है इस कंपनी को डिसॉल्व करने का, ठीक है। तो कानून इसको बनाता है और कानून ही इसको मिटाता है। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। इनफैक्ट जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक इसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। अगर उसको डिसॉल्व करना है उसका भी प्रोसीजर है और उसी प्रोसीजर के हिसाब से कंपनी होती है डिसॉल्व। यस और नो गाइस? C is for what? कॉमन सील इज अ काइंड ऑफ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। यही जो कॉमन सील होता है, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। अगर है क्या बात है, नहीं है तो भी चलेगा, हमारे डायरेक्टर्स जो है वो साइन कर देंगे। L इज फॉर लिमिटेड अच्छा, किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। कितने हद तक लिमिटेड होगी वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की टाइप क्या है। अभी अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड शेयर कैपिटल, अगर गारंटी कंपनी है तो अलग होता है। अनलिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटी का कुछ अलग है, वो हम टाइप्स ऑफ कंपनीज में भी देखेंगे। बट पते की बात यह है कि लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरीशिप और पार्टनरशिप जैसा नहीं है जहां पे घर का पैसा आपको डालना पड़ेगा। यहां पे एक लिमिट तय की गई है और उतने हद तक आपकी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो सकती है। यस और नो गाइस? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। नेचुरल बर्थ तो है नहीं उसका आपके और मेरे जैसा, लॉ ने उसको बनाया है और लॉ ही उसको मिटा सकता है। एस इज फॉर शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल। और यही शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जो हम आगे चैप्टर नंबर 4 में करने वाले हैं, ओके। एंड लास्टली इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। हर एक कंपनी की होती है एक सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, ओके। कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग। यस और नो गाइस? और उसकी वजह से तो मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कंपनी के स्टेटस को फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स हाउ द ब्यूटी ऑफ अ कंपनी। तो ऐसे करके होते हैं सारे फीचर्स। हमने ये फीचर्स पढ़ते वक्त 3 केसेस भी देखे थे फॉर सेपरेट लीगल स्टेटस। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस, अरे हाँ है ना। फिर ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एंड लास्टली गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ऐसे करके थे हमारे सारे फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एक बार बता सकते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन, सी इज फॉर कॉमन सील, एल इज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, ए इज फॉर artificial person, S for share capital, S for separate legal entity. Okay, wonderful. अब हम बढ़ते हैं टू सेक्शन नंबर 1। आपका सेक्शन नंबर 1 जो है कंपनीज एक्ट का 2013, वो कुछ चीजों के बारे में बात करता है। ओके, सबसे पहली बात तो शॉर्ट टाइटल। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? इट इज
द कंपनीज एक्ट 2013. एप्लीकेबिलिटी, जहां तक मैं जोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो यस, एक्सटेंड दिस एक्ट एक्सटेंड इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. जहां तक मैं कमेंसमेंट की बात करूं ना, ये जो एक्ट है ये कोई एक दिन पे कमेंस नहीं हुआ, ये फेज्ड वाइज मैनर में कमेंस हुआ है ऑन डिफरेंट डेट्स. अब एक्सटेंट, जोग्राफिकल एक्सटेंट तो हमने देख लिया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बट अब इंडिया में किन किन लोगों को यह एक्ट एप्लीकेबल होता है? सपोज मेरी LLP है या सपोज मेरी पार्टनरशिप है, मैं इंडिया में ही हूं, ओके, और इंडिया में ही मेरा पार्टनरशिप है, बट क्या मुझे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं. तो इंडिया में किन किन लोगों को ये कानून एप्लीकेबल होने वाला है? सबसे पहली बात तो इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अच्छा, रिलायंस पावर 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसको भी क्या ये एक्ट एप्लीकेबल है? SPC प्राइवेट लिमिटेड 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, क्या उसको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट कंपनीज को तो एप्लीकेबल है, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू, ये देखो, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन द जनरेशन और द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंपनीज विच आर रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स. उतना ही नहीं, कंपनीज को तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बट ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट्स जिसको CG ने नोटिफाई किया है उनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है. बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है. क्या ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको CG ने नोटिफाई किया है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट which is notified by the central government, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एप्लीकेबल होता है. इवन द नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया NHAI is also a body corporate, but because it's notified by the central government, क्या उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? ये जी हाँ, उसको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है. वेरी गुड. पूजा यादव, वेरी गुड. अन्विशा, गुड. तो ऐसे करके हमारा सेक्शन 1 हो गया, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी. अब सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस. अब ऑब्वियसली बात है, पूरा सेक्शन 2 तो रिवाइज नहीं होने वाला है, वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है सारे डेफिनेशंस. तो जो डेफिनेशंस आपके सिलेबस का पार्ट है, हिस्सा है, वो सारे डेफिनेशंस जो है वो हम लोग करने वाले हैं. हम लोग करेंगे थ्रू दिस पापा चार्ट विच इज रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ कंपनी. उसमें ना स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है और वो अमेंडमेंट मैं आपको करवाने वाली हूँ. वैसे तो ICI का RTP और अमेंडमेंट अभी तक इशू नहीं हुआ है, बट यू नो दैट, यस, आई डोंट नो, आपके क्लास में मैंने बोला था क्या? मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है और सबसे पहली बार जो चेंज है वो आप लोगों को एप्लीकेबल होने वाला है इन May 2023 अटेम्प्ट. ओके, तो वो जब मैं डेफिनेशन पे आऊंगी, अभी 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट आ गई है. अभी तक इंस्टीट्यूट ने ये अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं किया क्योंकि RTP और अमेंडमेंट नहीं आए हैं. बट ये सारे चेंजेस जो है, ऑफ कोर्स आई हैव गॉन थ्रू दी MCA का पोर्टल और उसी से मुझे ये चेंजेस मिले हैं. एंड एज अ टीचर मेरा कर्तव्य है कि अभी अगर मैं रिविजन लेक्चर ले रही हूँ, आई शुड बी डूइंग दीज अमेंडमेंट, एंड दैट इज व्हाई आई हैव अपडेटेड ऑल दीज थिंग्स. इवन इन द नोट्स दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल, आई हैव अपडेटेड दीज लिमिट्स एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी गिविंग इट टू यू. ठीक है, तो सेपरेटली फिर आपको वापस से अमेंडमेंट लेक्चर भी करने की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है, तो दैट आई विल डू व्हेन आई विल बी डूइंग दिस रिविजन. और तब आप आपके टेक्स्ट बुक में नोट कर सकते हो, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट इज हैपनिंग. वैसे OPC और स्मॉल कंपनी जो है ना, OPC और स्मॉल कंपनी कॉन्सेप्ट वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट. उसके ऊपर अगर थियोरी नहीं ना, MCQ तो पूछ ही लेता है. एक तो स्मॉल कंपनी और दूसरा OPC, तो ये बहुत फेवरेट प्रोविजंस है इन, और उसमें अगर अमेंडमेंट आया है तो इट्स लाइक मोर इम्पॉर्टेंट.
एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के फेवरेट भी होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमें ज़्यादा प्रिपरेशन उन टॉपिक्स पर करना होगा. ठीक है, आ जाइए. आज त्रिशूल बैच टैक्स का भी होगा. मैं क्या करती हूँ, एटलीस्ट 11:15 तक तो क्लास लेती हूँ, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम. तो हार्डली कुछ हुआ है रे आज. मुझे लगता है ये तो फाउंडेशन में भी हुआ होगा आपका, जो आज हमने रिवाइज किया है. तो आज हमारा एक्चुअली स्पीड अप हुआ ही नहीं है, गेयर हमने पकड़ा ही नहीं है अभी तक, सिर्फ इंजन शुरू हुई है. बट ठीक है, कुछ चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें जो मेरे कंट्रोल के बाहर होती है. आई वॉज हियर इन द क्लास एट 10:05, but we couldn't start the class before 10:25. That was not in my hand actually. This is a small studio that I have rented, so this is the first time even I am taking class over here. Maybe from tomorrow I will take the classes from my studio, so we can start at 10 sharp, because मेरे studio से मैं accustomed हूँ, मेरे staff से भी मैं accustomed हूँ, so I know what instructions are to be told to whom and how the system works. यहाँ पे हमारे लिए totally new system था, तो जिसकी वजह से staff के लिए भी थोड़े से challenges थे. But tomorrow we will start the class on time. That ऐसे फील तो हो ना कि अरे कुछ तो पढ़ाई की है ना. चलो शुरू करते हैं. इज द वॉइस ब्रेकिंग? चेक चेक चेक. उमेश भाई शाह, चेक. वॉइस ग्लिच. कल हम लोग स्टूडियो में ही ले गए, मतलब नहीं. Is the voice fine now? Check. Check. ओके है अब सब. ठीक है, मैनेजेबल है. आ जाइए यहाँ पे. On the basis of membership, companies are divided into two types, a private company and a public company. अब देखो, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है ना वो पब्लिक कंपनी है. ऐसी ही डेफिनेशन है. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहती है एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, एंड ओवर एंड अबव दैट even a subsidiary of a public company is a public company. It's a deemed public company. हम उसको मानेंगे जैसे कि वो एक पब्लिक कंपनी ही है. सुन रहे हो आप लोग? ओके, सो एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी of a public company is considered as a public company. यही public company की definition section number 2 clause 71 में दी गई है. ठीक है, तो पब्लिक कंपनी को समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी. अब देखो, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में हो गए 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, एल आर पी. वेरी गुड. L कहता है there is a limitation on the number of members and this limitation is of 200. तो 200 से ज्यादा मेंबर्स आपके प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते. बट ये जो 200 है, इसमें जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1, एम्प्लॉई मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉई मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड. आर कहता है that there is a restriction on the transferability of the shares. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या ट्रांसफरेबल है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. और पी कहता है प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता है, बट क्या प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है? सेक्शन 42 इज ऑल अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, जो प्राइवेट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है. तो अगर प्राइवेट कंपनी चाहे, वो जनरल ऑफर तो नहीं, प्रोस्पेक्टस के द्वारा तो नहीं, बट एक प्राइवेट ग्रुप में अपने शेयर्स को ऑफर करके इशू करवा सकता है. यस और नो गाइस? वेरी गुड. ओपीसी और स्मॉल कंपनी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेरे को डिटेल में हर एक एस्पेक्ट रिवाइज करना है, इसलिए मैं ये आज नहीं करूँगी. ठीक है, क्योंकि आज समय मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है, 10 ही मिनट बचा हुआ है. आई एम गोइंग टू दी अदर एस्पेक्ट्स. टुमारो वी विल रिकनेक्ट
फ्रॉम ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. यस, कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एन एसोसिएट कंपनी. सबसे पहली बात तो होल्डिंग कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? ऐसी कोई कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो उसको कहते हैं एज अ होल्डिंग कंपनी. तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ सब्सिडरी कंपनी? अब देखो कैसे ये रिश्ता बनता है होल्डिंग और सब्सिडरी का. 3 तरीके के. पहला तरीका जो है वो ये कहता है दैट यू आर कंट्रोलिंग the composition of the board of directors. What do you mean by controlling the composition of the board of directors? या तो you have the power to either appoint or remove majority or all of the directors. तो माना जाएगा you are controlling the composition of the board of directors. या तो दूसरा तरीका, you hold more than 1/2 of the total voting power. MCQ आ सकता है, वोटिंग पावर है, शेयर कैपिटल है तो क्या है? तो इट इज मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर. मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर. एंड लास्टली यू ऑल आर चेन सब्सिडरीज. A is the holding for B, B is the holding for C, A also becomes the holding company for C Limited. और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो मोर देन 1/2 का वोटिंग पावर का कंट्रोल है ना, वो या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो हो सकता है कुछ वोटिंग आपका है, कुछ वोटिंग आपकी सब्सिडरी का है, और आपका और आपकी सब्सिडरी का मिला के वो तीसरी कंपनी में मोर देन 1/2 है, तो भी आपको सब्सिडरी माना जाएगा. कुछ याद है हमने क्लास में ऐसे बहुत सारे केसेस किए थे, मैंने लिखवाए भी थे और मैंने आपको बताया भी था. आई डोंट नो हाउ मच यू ऑल रिमेंबर. सपोज ए इज द होल्डिंग कंपनी फॉर बी लिमिटेड. तो ए और बी के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है. ए और बी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है. बट अब देखो एक तीसरी कंपनी है सी लिमिटेड, जिसमें ए लिमिटेड का 30% वोटिंग है. इंडिविजुअली तो अगर सिर्फ 30% होल्ड करते हो तो फिर तो आप नहीं होते हो सब्सिडरी. बट अब देखो यहां पे क्या हुआ है, आपकी सब्सिडरी कंपनी ने भी 30% होल्ड किया है सी लिमिटेड में, है ना. तो अब 30 + 30 60% वोटिंग पावर हो गया. तो क्या सी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड? यस. तो ये जो मोर देन 1/2 का कंट्रोल है वोटिंग पावर पे, ये या तो आपका डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्टली थ्रू योर सब्सिडरीज भी हो सकता है. ठीक है, लेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, कितने से ज्यादा, 2 से ज्यादा लेयर्स नहीं हो सकते हैं. सही या गलत? एंड लास्टली व्हाट डू यू मीन बाय एन एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपका है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट यू ऑल आर नॉट होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को उन्होंने डिफाइन किया है दैट यू शुड हैव कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो ऐसे करके होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट. आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे लायबिलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन. ये चार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यूनिट 1 तो जस्ट शुरू हुआ है. अभी तो हम वही चीजें रिवाइज कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में की है. असली मजा तो कल से शुरू होने वाला है. ठीक है, और आपको मेरा साथ सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, अभी डर लग गया या जोश है, एंथुजियाज्म है तो 2-4 दिन अटेंड किया, आपको पूरा त्रिशूल बैच अटेंड करना है. क्योंकि जितने डिटेल में मैंने आज का सेशन लिया है ना, इतने डिटेल में 148 सेक्शंस और अदर लॉस भी होने वाले. इससे ज्यादा फायदा और किसी चीज से नहीं. दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट यू रिक्वायर, राइट? ठीक है, लायबिलिटी. On the basis of liability, companies are divided into 3 types: limited by shares,
लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी. अच्छा, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, the liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital. ये जो unpaid share capital है, ये बुलाया जा सकता है during the lifetime और even during the winding up. अगर shares fully paid up shares है, क्या liability extinguish हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि अब जितना पैसा देना था उतना पैसा दे दिया. हाँ, अगर गारंटी कंपनी है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, एंड दिस गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी गारंटी कंपनी है विद शेयर कैपिटल, तब मेंबर्स की लाइबिलिटी टू फोल्ड होती है. गारंटीड अमाउंट आप वाइंडिंग अप में बुलाओगे, और जो अनपेड शेयर कैपिटल है वो आप लाइफ टाइम में या ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप बुला सकते हो. और लास्टली है अनलिमिटेड कंपनी. यहाँ पे मेंबर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बिकॉज देयर इज नो लिमिट दैट इज डिफरेंट. बट हाँ, ये लाइबिलिटी सिर्फ अराइज होती है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. दैट टू वी विल कॉल द अमाउंट फ्रॉम इफ आवर एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज. ये अनलिमिटेड कंपनीज भी दो टाइप की होती है, विथ शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल. अगर विथ शेयर कैपिटल है तो वापस से टू फोल्ड लाइबिलिटी हो जाती है. शेयर्स का जो अनपेड अमाउंट है वो आप लाइफ टाइम में या वाइंडिंग अप में बुला सकते हो, और फिर भी पैसा कम पड़ रहा है तो वाइंडिंग अप के वक्त आप बाकी का बैलेंसिंग फिगर अपने से बुलवा सकते हो. एक बार इंस्टीट्यूट ने सिर्फ पूछा था सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो डिफरेंस तो आप बोल ही सकते हो, बहुत इजी है डिफरेंस. यहाँ पे लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. यहाँ पे लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट. यहाँ पे पैसा बुलाया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. यहाँ पे पैसा बुलाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. बट सिमिलैरिटीज इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है. देखो, अनलिमिटेड कंपनी में हमने कोई लाइबिलिटी पे लिमिट नहीं लगाई है, बट ये दोनों कंपनीज में लाइबिलिटी इज लिमिटेड. इट्स डिफाइंड. वी नो, अरे 500 रुपए या 2 रुपए या 4 रुपए जो भी है वो लिमिट है हमारी लाइबिलिटी के ऊपर. तो ये सिमिलैरिटी इन दोनों कंपनीज में. और एक इन दोनों कंपनीज के केस में यू कैन कॉल द ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. यस और नो गाइस? तो आज के लिए हम इधर ही रोकते हैं डिस्कशन को. कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज टुमारो वी आर डूइंग ओपीसी स्मॉल कंपनी. और एक प्रोविजन है जो इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट है, एंड दैट इज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज. क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आया था कुछ थोड़े साल पहले ही आया था, 1-1.5 साल पहले, तो उसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट लास्ट अटेम्प्ट तक सवाल पूछती जा रही थी. तो हम उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा करने वाले हैं, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर. बच्चों को लगता है लिस्टेड अनलिस्टेड में क्या है, कुछ नहीं. जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है. लिस्टेड मतलब रिकग्नाइज्ड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, ऐसा नहीं है. ओके, जो अमेंडमेंट आया है उस बारे में भी हम लोग कल डिस्कस करने वाले. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मॉल कंपनी का तो अमेंडमेंट आपके लिए पहली बार एप्लीकेबल हो रहा है, जिसके बारे में हम खुलासा करेंगे कल. आज के लिए इतना पेशेंट होने के लिए खूब मतलब बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड बीइंग सच गुड लिसनर्स एंड बेयरिंग फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू टुमारो. वन लास्ट इंस्ट्रक्शन, ये जो त्रिशूल बैच है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी किड who has his attempt in May 23. क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम हम लोग तो पहली बार देने वाले हैं अटेम्प्ट, क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है? जी हाँ. ओके, शायद से वो जो लेक्चर हमने लिया था उससे ऐसा लग रहा था कुछ बच्चों को कि दिस इज ओनली फॉर रिपीटर्स जो फेल हुए हैं नवंबर के अटेम्प्ट में. सो इट्स नॉट दैट वे. इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी स्टूडेंट who has his group 1 examination due in May 2023. Whether you are giving it for the first time or for the second time does not really make a difference. हमारा कंटेंट सेम है और ये रिविजन से आपको बहुत फायदा होने
ठीक है. सो इफ यू हैव योर फ्रेंड्स यू कैन कॉल देम फेस टू फेस. आई एम टेकिंग द क्लासेस एट प्रेस्टीज पॉइंट और वर्चुअली यू नो इट्स बीइंग कंडक्टेड ऑन दिस चैनल. यू कैन शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर गिविंग द अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मे. ऐसा नहीं है दिस इज ओनली अ रिपीटर्स बैच. इट्स अ कॉमन बैच. ऐसा मेरा कोई एंगल नहीं है रिपीटर और ये फ्रेशर है. ऐसा कोई एंगल मेरा नहीं होने वाला है. व्हेन आई एम टेकिंग द बैच फॉर मी एवरी किड इज द सेम. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.